बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग संसार की भाषाओं से अवगत हुए। हम लोगों ने जाना कि संसार में कितनी भाषाएं हैं, जिससे मूल रूप से भारतीय परिवार के अंतर्गत की जो भाषा है वह हम लोग पढ़ेंगे। यह हम लोग जानते हैं कि संसार में 4000 से भी अधिक भाषाएं हैं, और इतने बड़े संसार में भाषा की जो बात होगी तो सभी समरूप तो होगा नहीं, कुछ न कुछ अंतर तो होंगे ही, परिवर्तन दिखना तो स्वाभाविक है। कल हम लोगों ने देखा और जाना कि अकेले हिंदुस्तान में 1981 की जनगणना के अनुसार 1652 बोलियां हैं। हम भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। भाषा विज्ञान में तो कुछ प्रमुख भाषाओं पर ही विचार किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध भाषा विद्वान भोलानाथ तिवारी ने भाषाओं का जो वर्गीकरण किया है, जो आधार बनाए हैं, वह इस प्रकार है। एक महाद्वीप के आधार पर, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि भाषाओं का जो ग्रुप है, उस भाषाओं के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। दूसरा है देश के आधार पर, जैसे चीनी है, भारत है, यूरोप है। इस तरह से जो भाषाओं की जो रूपरेखा है, उसके आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया है। और फिर है धर्म के आधार पर। धर्म यानी संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों की भी अपनी अपनी भाषा है, जो अपने समुदाय में लोग संबोधन करते हैं, अपनी संवेदनाएं को प्रकट करते हैं, वो धर्म के आधार पर भी। इसलिए भोलानाथ तिवारी ने वर्गीकरण का आधार धर्म को ही माना है। और है काल के अनुसार, जैसे पहले की भाषाएं कैसी थी और सभी संसार में पहले किस तरह से बोली जाती थी, तो प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सब में भाषाओं में क्या परिवर्तन हुआ, इसका भी वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को जानने का प्रयास किया गया है। और है भाषाओं की आकृति के आधार पर। आकृति मतलब बनावट, रूप, उसकी जो संरचना है, उसका जो संगठन है, वह किस आधार पर भाषाओं का हुआ है, उस आधार पर भी वर्गीकरण किया है। और चौथा जो है वो है पारिवारिक वर्गीकरण। जिस तरह से कि परिवार होते हैं, एक समाज है, एक समुदाय है, और एक समाज में कितने परिवार रहते हैं, कितने तरह के परिवार है, उसी तरह से भाषा का परिवार में किन किन कारणों से वह परिवार से अलग है या एक रूप है, यह परिवार में पारिवारिक मूलक में हम लोग देखेंगे। और सातवां है प्रभाव के आधार पर। प्रभाव यानी कि जैसे पुरानी भाषा की जो प्रभाव है, जैसे संस्कृत है, अवेस्था है, उर्दू है, ग्रीक है, ये सब पुरानी भाषा है, और इसका कैसे प्रभाव पड़ा है हमारे भाषाओं पर, इसका भी वर्गीकरण करने का हमारे भोलानाथ तिवारी ने प्रयास किया है। भाषा विद्वान भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि भाषा की दृष्टि से जो वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, वह है आकृति मूलक और दूसरा है परिवार मूलक। इन्होंने ये दोनों वर्गीकरण को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने प्रभाव के आधार पर भाषा के वर्गीकरण को भी स्वीकारा है। साथ ही यह भी मानते हैं कि इनमें प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण अपनी अभी शैशव अवस्था में है, वह उसका अभी उतना बहुत बड़ा रूप नहीं हुआ है, वह छोटे अभी बाल्यावस्था ही, उसकी शैशव अवस्था ही है। इस प्रकार अध्ययन से भी भाषा विषयक बहुत सटीक परिणाम सामने लाया जा सकता है। ऐसी दो भाषाओं में जो पारिवारिक या आकृति मूलक के आधार पर एक नहीं है, फिर भी दोनों में कुछ समानता दिखने को मिलती है। जैसे हम भारत में ही बोली जाने वाली जो भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार है, भारतीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और
आश्रित भाषा परिवार। लेकिन जब भारत और द्रविड़ भाषा परिवार की जो कुछ न कुछ समानता पाई जाती है, इसका एक ही कारण है, वह कारण है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी की भी निष्पत्ति हुई है और संस्कृत द्रविड़ भाषा भी। अभी भी केरल में एक गांव है जहाँ की वह संस्कृत में ही बोली जाती है। तो बच्चों, आज हम लोग जो दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन संस्कृत के प्रभाव के कारण दोनों के शब्द समूह तथा ध्वनि आदि की दृष्टि से जो समानता है, वह भी समानता वो समानता देखी जा सकती है, जो कि जिसका कि प्रभाव के कारण वो समानता आती है। तो अफ्रीका में भी ऐसी कुछ इस प्रकार की अध्ययन का पर्याय है और संभव है कि इस तरह की अफ्रीका में भी दो समुदायों की भी भाषा है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ समानता है। तो बच्चों, आज हम लोग भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आप सभी कागज कलम के साथ पढ़ाई लिखाई करने की मुद्रा में बैठे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा रुचिकर होगी। आप सभी अध्ययन को मनोयोग से करें। वैसे भी भाषा विज्ञान जब हम समझने लगते हैं तो बहुत मन लगता है और ठीक उसी तरह से आनंद आता है जिस तरह जादूगर की जादू की कलई खुल जाती है। और इस तरह से हम जानते हैं। आइए देखें आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक मोर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन यानी पद शब्द रचना। सबसे पहले हम साधारण शब्दों में आकृति मूलक के बारे में समझेंगे कि आकृति का अर्थ क्या है, किस अर्थ क्या है, यह आकृति का रूप क्या किसको कहते हैं। तो आकृति का अर्थ होता है रूप, गढ़न, चेहरा, बनावट या ढांचा, जो भी कह सकते हैं। यह एक आकृति है। जैसे कहते हैं ना, उसके मुख की आकृति ऐसी है, उसके मुख का आकृति वैसी है, मतलब नक्शा वैसा है, वह ढांचा वैसा है। तो अब हम लोग यहाँ जब आकृति मूलक बात कर रहे हैं तो क्या भाषा बोलने वाले की आकृति की बात करेंगे? नहीं। पहले तो हम जानेंगे कि भाषा का जो जिससे भाषा बनी है वह भाषा है क्या, इसके कितने भेद हैं, कौन कौन अंग है। तो वह है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, जो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। वर्ण से शब्द, शब्द से पद और फिर पद से वाक्य बनने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे कोई शब्द, जब शब्द वह होता है वह स्वतंत्र होता है, वाक्य में नहीं होता है, तो वह शब्द होता है, यह हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में उसको लाते हैं, तो वह क्या कहला जाता है? वह पद कहला जाता है, पदबंध हो जाता है। पदबंध भी एक अपने नियम से बंधते हैं पद को, और जब वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों के क्रियापद के साथ अन्यगत विशिष्ट संबंधों से वाक्य बनता है, तब शब्द और पद से निर्माण की युक्ति या निष्पत्ति प्रक्रिया या रचना कुछ भाषाओं की ही व्यक्तिगत विशेषता होती है। इस तरह दुनिया की भाषाओं का अपना नियम है, जो अपने नियम से चलता है। वस्तुतः आकृति या रूप के आधार पर बनाकर जब दुनिया की भाषाओं को वर्गीकरण किया जाता है तो उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। जिन भाषाओं में आकृति यानी आकार, पद, रचना और वाक्य रचना की दृष्टि से समानता होती है, उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। और आकृति मूलक वर्गीकरण में रचना तत्व की प्रमुखता रहती है। इसमें शब्द के बाह्य रूप पर ध्यान दिया जाता है। जो शब्द है उसका जो अलग से रूप है उस पर ध्यान दिया जाता है। एक उदाहरण करके देखें। प्रथम वाक्य एक उदाहरण के साथ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। एक वाक्य है, मैंने भोजन किया। वाक्य को ध्यान से देखें, समझें।
मैंने भोजन किया। अब इसमें देखेंगे कि किस प्रकार ये तीन शब्द हैं यहाँ। मैं, मैंने का मैं, भोजन और करना, तीन है। अब देखते हैं कैसे इसमें संबंध एक दूसरे को स्थापित किया। मैं के साथ ने, कर्ता का जो आकारक का जो चिन्ह है वो जुड़ा। करता है हम मैं, तो मैं ने भोजन, भोजन कर्म है, भोजन को कर रहे हैं, भोजन को किया कर्म है, और भोजन करना, तीन शब्द है, मैं, भोजन और करना। अब ये देखेंगे कि किस प्रकार ये तीनों शब्द अर्थ तत्वों को संबंध एक दूसरे से के नियमों में बंधा है। मैं के साथ कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने जुड़ा है, जैसे मैंने भोजन करना का किया। हम जानते हैं कि जब कर्ता के चिन्ह प्रारंभ हो तो वाक्य का संबंध भूतकाल में हो जाता है। जैसे कर्ता का चिन्ह कर्ता के साथ ने जुड़ा तो मैंने किया, खाया, पढ़ा, लिखा, इस तरह से शब्द हो जाते हैं, वाक्य भूत में परिवर्तन हो जाते हैं। सारांशतः हम कह सकते हैं कि आकृति या रचना में भाषा अर्थ के स्तर पर दो तत्व होते हैं। भाषा का जो है वो अर्थ के स्तर पर दो तत्व है। एक है अर्थ तत्व जो अर्थ को प्रकट करता है, और दूसरा संबंध तत्व, उस अर्थ को में जुड़ करके उसका संबंध बनता है। जो दोनों अर्थ दो शब्दों के बीच में एक अर्थ स्पष्ट कर दोनों अर्थों का संबंध क्या है वो जुड़ता है। अर्थ तत्व केवल अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं, अर्थ है मैं, भोजन, खाना, अर्थ तो स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ तीन अलग अलग स्वतंत्र है, मैं, भोजन और खाना, यह अर्थ अलग अलग है। यह तीन स्वतंत्र है, लेकिन जब वाक्य में इसे बनाएंगे तो इसके साथ संबंध तत्व को जोड़ेंगे, और वह संबंध तत्व होगा प्रत्यय या तो कारक या उपसर्ग। यह तीन तत्वों के साथ जुड़ेगा। जैसे विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का तथा कारकों के संबंध से कहे, जैसे ने, को, से आदि। अब ध्यान देने की बात है कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों को जोड़ेंगे तो रूप बनेगा। कैसे रूप बनेगा? एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ एक स्वतंत्र शब्द है, राम, रावण, बाण, मारा। ये स्वतंत्र है, यह पद नहीं है। इस जब पद बनेगा तो पद बनाने के लिए इसे वाक्य में बनाना होगा, और वाक्य में बनाने के लिए हमें संबंध तत्व को लेना होगा। जैसे राम है, राम क्या है, रावण क्या है? यहाँ दो आदमी का नाम है, एक रावण है, एक राम है, एक रावण है, और यहाँ बाण है और मार है। यानी सब संबंध एक दूसरे से रख रहा है और वह संबंध छिपा हुआ है। तो इस संबंध को उजागर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा, राम करता है, राम ने रावण को बाण से, मार से आ का प्रत्यय लगाएंगे, मारा, मार शब्द में आ लगा। तो यहाँ क्या बना? इन शब्दों के साथ अब इन वाक्य रचना वाक्य नियम में डालेंगे या वाक्य नियम से बांधेंगे। तो कैसे बांधेंगे? स्वाभाविक है, संबंध तत्व को रखेंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मार आ, समझ रहे? मार आ का प्रत्यय लगा। किस इधर शब्द ज्यों का त्यों है, लेकिन सिर्फ संबंध जुड़ा है। संबंध वो भी कारक के जो रूप है वो जुड़े हैं, लेकिन मारा जब लिखेंगे मार के साथ तो वहाँ आह का प्रत्यय लगेगा, तो हो गया मारा। राम ने रावण को मारा। स्पष्ट है? अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाक्य विज्ञान और रूप विज्ञान या बाह्य रचना एवं पद रचना पर ही भाषाओं का आकृति वर्गीकरण आधारित है।
अभी तक तो हम ये भूमिका बांध रहे थे, ये भूमिका थी। लेकिन जब जो आकृति मूलक है, यह आकृति किसके ऊपर है? वाक्य विज्ञान पर है, रूप विज्ञान पर है और पद रचना पर है। तभी तो वाक्य बनेगा। विश्व की सभी भाषाएं अपने अपने नियमों में बंधे हैं। जब हम संसार की भाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो मुख्य 2 प्रकार की भाषा मिलती है। कौन कौन? अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक को हम वियोगात्मक भी कहते हैं और योगात्मक को संयोगात्मक भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम अयोगात्मक भाषा की बात करेंगे। अयोगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति, यानी जो मूल शब्द है, मूल जैसे खा से क्या हुआ? खाना, खाया, खाएगा, खिलाएगा, ये शब्द बना ना। तो जो मूल धातु है और प्रत्यय का योग नहीं होता है, तो अयोगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति या धातु एवं प्रत्यय का योग नहीं होता है। इस वर्ग की भाषाओं में हर शब्द की स्वतंत्रता की अपनी अलग सत्ता है, वो स्वतंत्र है और इसमें किसी प्रकार का न तो विकार उत्पन्न होता है और न वे शब्द किसी भी परिस्थिति में बदलती है। शब्द भी नहीं बदलते हैं। जैसे भारत से भारतीय हो जाता है, वह भी नहीं होता है। वह शब्द ज्यों का त्यों रहता है और उसका अर्थ भी ज्यों का त्यों ही रह जाता है। प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता है, अपनी संप्रभुता है, अपना अधिकार है उसके उस शब्दों पर, और प्रत्येक शब्द स्वयं अर्थ तत्व एवं प्रकृति तत्व व्यक्त करने की शक्ति रखता है। उन शब्दों का परस्पर संबंध में वाक्य निश्चित उसके स्थान से व्यक्त होता है। कहने का अर्थ है कि उसका स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं, मुझे घर जाने दो। यह हिंदी भाषा का एक वाक्य है, मुझे घर जाने दो। अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम और कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे मैं, मुझे का मैं शब्द है तथा जाना का जाने, देना का दो के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। रूप चेंज हुआ है, मैं का मुझे हो गया, रूप अलग हो गया, मैं अलग है, रूप। मुझे घर जाने दो, इसमें इसके 2 रूप प्रयुक्त हो गए। इन रूपों में जोड़ घटाव किया गया है, अर्थात मूल रूप में विकृति हुई है। लेकिन अयोग्यात्मक वर्ग की जो भाषाएं हैं, भाषाओं में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। अभी एक उदाहरण समझाए ना, मुझे, मैं का मुझे हुआ। लेकिन अयोगात्मक जो भाषा है उसका सबका अपना अपना एक अर्थ है, और जितनी भी पुरानी भाषाएं हैं वह सब अयोगात्मक ही है। यहाँ केवल स्थान परिवर्तन का ही महत्व है। इस स्थिति को समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे बिल्ली चूहा खाती है। अब इन शब्दों का स्थान परिवर्तन कर दीजिए। देखिए, चूहा बिल्ली खाती है, इसे ध्यान से समझो। पहला वाक्य में बिल्ली शब्द आगे है और दूसरा वाक्य में चूहा शब्द आगे है, बाकी सब वही है। फिर से दोनों वाक्यों को पढ़ो। अब हम क्या देखते हैं? शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो गया है। पहला शब्द है कि बिल्ली चूहा को खाती है। दूसरा शब्द में यह अर्थ स्पष्ट होता है कि चूहा और बिल्ली खाती है। दोनों अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है शब्द से। अब संस्कृत भाषा का एक और उदाहरण देखेंगे। बिड़ालः मुष्कम खादती या मुष्कम बिड़ालः खादती, दोनों का अर्थ एक ही है। मूषा, बिड़ाल जो है बिल्ली मूसा को खाता है, और यहाँ है मूसक
को बिल्ली खाती है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें हम देखते हैं कि स्थान परिवर्तन होने पर भी अर्थ एक जैसा ही है। अब एक चीज ध्यान देने की बात है कि अयोगात्मक भाषाओं में वाक्य विन्यास की सुविधा नहीं होती है। एक बात मैं बार बार कहना चाहूंगी कि शब्द के मुख्य बिंदु शब्द ही अर्थ को स्पष्ट करता है। अयोगात्मक भाषा का अर्थ ही होता है उसमें किसी प्रकार का योग नहीं, अर्थात न तो उपसर्ग, न प्रत्यय और न ही कोई कारक के योग से वाक्य के रूप में परिवर्तन होगा। शब्द की स्थिति अर्थ पर निर्भर करता है। इसी कारण इन भाषाओं को स्थान प्रधान भाषा भी कहते हैं। एक प्रश्न बन सकता है, स्थान परिवर्तन भाषा किसे कहते हैं? अयोगात्मक भाषा को। इसका कई नाम है। अयोगात्मक भाषा, एकाक्षरी भाषा, धातु प्रधान भाषा और निपात। इसका एक उदाहरण हम चीनी भाषा से लेकर देखते हैं। एक शब्द है ता। ता का मतलब होता है बड़ा, और एक है लेन, लोए कार लेन। लेन का अर्थ है आदमी, यह चीनी शब्द में है। अब उसको बड़ा आदमी लिखने के लिए वह शब्द लिखना पड़ता है तालेन, यानी उसका भी पूरा रूप और इसका भी पूरा रूप, और फिर उसी को अगर हम उल्टा देते हैं लेन ता, तो बड़ा आदमी हो गया। आदमी बड़ा और इधर बड़ा आदमी, यानी वो शब्द जिधर जो शब्द है उधर वह अर्थ है और वह उसको अर्थ प्रकट करता है। अब यहाँ ता और लेन, अब इसको आगे पीछे रखकर हम अपने अनुसार पद को रख करके अर्थ प्रकट करते हैं। चीनी तिब्बती में प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इन भाषाओं में शब्द क्रम में के साथ साथ सुर, लय आदि का भी महत्व है, क्योंकि इसमें भी संबंध दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त निवास अथवा संबंध सूचक अथवा अपूर्ण शब्दों का भी आधार लिया जाता है। जैसे एक हिंदी में एक शब्द है अच्छा। अच्छा मतलब अच्छा, इससे कोई पूछता है कोई काम, अच्छा। कुछ कहते हैं विषय में बोध, अच्छा। जैसे खाना, एक खाया, वो राम ने खाया, क्या तुमने खाया? यानी बात को खींच के हम शब्द को अर्थ प्रकट करते हैं। इस तरह की भाषाएं चीनी, अफ्रीका की सूडानी, एशिया की मलय और अनामी, अरमी, शामी तथा तिब्बती भाषा में पाई जाती है। ये हुई हमारा अयोग्यात्मक भाषा।